गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता है कि हमारी फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं, जिसमें दोस्तों मैं ऊष्मा के बारे में कम्प्लीटली मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों ऊष्मा गतिकी, यानी दोस्तों थर्मोडायनेमिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी दोस्तों ऊष्मा गतिकी के बारे में, जिसमें दोस्तों हम कम्प्लीटली ऊष्मा के बारे में समझेंगे कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, और ऊष्मा गतिकी के जो जितने नियम हैं, जैसे शून्यांकी का नियम, या जैसे हम प्रथम नियम कहते हैं, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है। और ऊष्मा के बारे में कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे आपका दोस्तों जैसे कि ये होता है ऊष्मा प्रक्रम, ऊष्मा गतिकी का प्रक्रम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, या फिर जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आप कान खोल कर सुन लीजिए कि दोस्तों जितनी भी ये साइंस आपके लिए कराई जा रही है, ये ऐसा नहीं है ग्रुप डी के लिए हो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपको ये समझना है कि जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे बेहतर कंटेंट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ऊष्मा गतिकी जो है कहते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप, यांत्रिक कार्य आदि के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों ऊष्मा गतिकी। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है, यानी कार्य जो है वो ऊष्मा का ही रूप है, या ऊष्मा जो है वो कार्य का रूप है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों। ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है तो इसके एग्जाम्पल भी हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि साइकिल में हवा भरने पर ट्यूब का नोजल जो है दोस्तों, या बैरल जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा बैरल पर किया गया कार्य का कुछ हिस्सा जो है ऊष्मा में बदल जाता है। और ऊष्मा दोस्तों हमें पता है आपको एनर्जी प्रदान करती है, हीट प्रदान करती है, तो इसलिए वो गर्म हो जाता है। वहीं अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि डेविन नामक वैज्ञानिक ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को रगड़कर पिघला दिया, क्योंकि जब किसी चीज़ में हम घर्षण पैदा करते हैं, किन्हीं दो चीज़ों को हम आपस में रगड़ते हैं या उनमें घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण दोस्तों वो संपर्क में आते हैं या उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और उसी ऊष्मा के कारण दोस्तों ये बर्फ़ पिघलती है। जैसे दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, हाथों को रगड़ने पर हाथों का गर्म हो जाना, घर्षण के कारण होता है, क्योंकि घर्षण से ऊष्मा प्राप्त होती है हमें। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, पत्थरों को रगड़ने पर आग उत्पन्न होना, ये भी दोस्तों एक घर्षण का ही एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, तेज गति से चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर टायरों का गर्म हो जाना, जो कि घर्षण के कारण होता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों ऊष्मागतिकी के ही एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल और आप सुन लीजिए दोस्तों कि हीट इंजन या ऊष्मा इंजन का ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ऊष्मा इंजन में ईंधन को जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है, जो कि कार्य में बदल दी जाती है। तो ये भी दोस्तों एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और जो ये कार्य का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर ऊष्मा को अगर हम कार्य में बदलते हैं, और कार्य का फॉर्मूला इस प्रकार हमारे पास निकल कर आता है दोस्तों, ये कार्य जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है ऊर्जा परिमेय के। और ऊर्जा परिमेय किसे कहते हैं हम दोस्तों, ऊष्मा और ऊर्जा। देखिए दोस्तों, ऊर्जा जो होती है यानी ऊष्मा जो होती है उसका यांत्रिक तुल्यांक होता है जे, और जे का मान होता है 4.18 या 4.2 जूल कैलोरी। तो जे हुआ ये, यानी ऊष्मीय तुल्यांक, और ऊष्मा के गुणनफल को ही हम दोस्तों कार्य यहाँ पर कहेंगे, यानी W है आपका कार्य, जे है ऊष्मीय तुल्यांक, और Q है दोस्तों ऊष्मा। तो दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य। यानी जे यहाँ पर
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या रूपांतरण तुल्यांक या गुणांक इसे हम कहते हैं। जे का मान होता है दोस्तों 4.18 या 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक का मतलब है दोस्तों गति, यानी ऊष्मा की गति के लिए कौन कौन से निकायों की आवश्यकता होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जिसकी अवस्था को ताप दाब आयतन के रूप में बताया जा सके, जिसके ताप दाब आयतन आंतरिक ऊर्जा में निहित हो, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों ऊष्मागतिक निकाय। जैसे ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जिस पर प्रेक्षण प्रेक्षण किए जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रेक्षण किए जाते हैं, प्रेक्षण किए जाते हैं, जैसे दोस्तों प्रक्षेपण नहीं करते क्या हम, जहाँ पर हम मिसाइलों को छोड़ते हैं उनका परीक्षण करते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों, जैसे वाहनों के इंजन, फ्रिज, सिलेंडर आदि ऊष्मागतिक निकाय के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परिवेश की, यानी सराउंडिंग की, कि सराउंडिंग में जो है ऊष्मा किस प्रकार से कार्य करती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि निकाय के चारों ओर का क्षेत्र जो निकाय के गुणों में परिवर्तन करता है ऊष्मा या ताप के आधार पर, ठीक है, उसे कहते हैं हम दोस्तों परिवेश। परिवेश का आंतरिक ऊर्जा अनंत होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऊर्जा को मापा जा सकता है, लेकिन आप परिवेश की ऊर्जा को थोड़ी माप सकते हो। आपके सामने बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिस पर दोस्तों ना जाने कितनी ऊर्जा होगी उस परिवेश की, तो आप माप थोड़ी ही सकते हो। तो इसलिए उसकी ऊर्जा अनंत होती है। और परिवेश जो होता है दोस्तों, ब्रह्मांड परिवेश में निकाय से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे चलिए निकाय के प्रकारों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले निकाय देखिए दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, सॉरी दोस्तों तीन प्रकार के। एक तो खुला निकाय होता है, एक बंद निकाय होता है, एक बिलगत निकाय होता है। खुला निकाय बंद निकाय तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों बिलगत निकाय क्या होता है। जो आपका निकाय होता है और जो परिवेश होता है, निकाय यानी जो चीज़ जो वस्तु है आपके पास वो, और परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है बिल्कुल भी, और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों बिलगत निकाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। तो ऐसा निकाय जिसमें दोस्तों निकाय व परिवेश के मध्य द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो, वो होता है खुला निकाय। बंद निकाय ऐसा निकाय जिसमें दोस्तों निकाय व परिवेश के मध्य द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। द्रव्यमान का नहीं होता लेकिन ऊर्जा का होता है। तो ये होता है आपका बंद निकाय। और बिलगत निकाय जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ, इसमें ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान किसी का भी जो है इसमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे थर्मस, सिलेंडर, ये दोस्तों बिलगत निकाय के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों थर्मस है, थर्मस पे आपने चाय रख दी। अब आपने देखा है दोस्तों थर्मस में जिस प्रकार का आप पदार्थ डालोगे, जैसे गर्म पदार्थ डाल दिया तो वो गर्म ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों बाहर की ऊष्मा उसके अंदर नहीं आई और उसके अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं गई, तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ जिससे वो ठंडी होती। अब ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ तो वह गर्म हुई, गर्म पड़ी है उसमें, अन्यथा ठंडी हो जाती, तो वहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो बिलगत निकाय कहलाएगा। जैसे सिलेंडर होता है, ये भी आपका बिलगत निकाय का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी के नियम है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ये हम समझेंगे कि शून्यांकी नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि दो निकाय रुद्धोष्म परत द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, यदि दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तो ये दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। यानी दोस्तों देखिए मैं एग्जांपल समझा दूँ। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास कोई पिंड है, ठीक है, ये आपके पास पिंड है और ये तीसरा पिंड है। अब दोस्तों हुआ क्या, इस पिंड की ऊष्मा
यानी ऊर्जा जो है इधर आ रही है, इधर जा रही है, इसकी भी दोस्तों इधर आ रही है और इधर जा रही है। पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से इस प्रकार आएगी, फिर इधर जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों हमने एक बॉर्डर लाइन लगा दी। ये क्या है दोस्तों? सीमा है, सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा। ना तो पाकिस्तानी बाहर हिंदुस्तान में आएगा, ना हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जाएगा, तो इनमें कोई हलचल नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सीमा है इन दोनों पदार्थों की, ठीक है। अब ये सीमा है, ये इसकी सीमा है यहाँ तक, ये इसकी सीमा है यहाँ तक, और ये हमने लगा दी दीवार। अब दोस्तों ना तो इसकी ऊष्मा जो ऊर्जा है, ऊष्मा जो है इधर जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी, और ना इसकी ऊष्मा यहाँ पहुँचेगी। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, लेकिन ये जो बिचौलिया है ना, बिचौलिया बीच का जो है, ये जैसे हम बिचौलिया कहते हैं, बीच का आदमी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकी क्या कर रहा है दोस्तों, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश है, ताकि आपस में जो है दोस्तों इनके जो इनके बीच में जो है कार्य अच्छी तरह से होता रहे। जैसे ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ठीक है। अब अमेरिका क्या करेगा, इन दोनों को समझाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अमेरिका अच्छा कंट्री है, बेहतर कंट्री, विकसित देश है, तो वो क्या है दोस्तों, इन दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, भारत और पाकिस्तान को, ठीक है, ताकि इन दिन में संबंध बने रहें, इनमें जो है दोस्तों वस्तुओं का आदान प्रदान बना रहे, और जो इनकी अर्थव्यवस्था है भारत की वो अच्छी तरह से बनी रहे, ताकि भारत अपना सामान पाकिस्तान को बेच सके। तो इसकी वजह से इनमें आदान प्रदान हो रहा है। तो ये इस डायरेक्टली तो ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, यानी साम्यावस्था में नहीं है, लेकिन इसके द्वारा ये साम्यावस्था में है। तो ये जो निकाय है, इसकी वजह से दोनों साम्यावस्था में होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है मैंने, कि दो निकाय रुद्धोष्म परत, जो मैंने अभी बताया था ना, ये आपकी रुद्धोष्म परत है, 1 मिनट, ये आपकी रुद्धोष्म परत है, ये वाली, और से एक दूसरे से अलग होते हैं। यदि दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तो दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे, जैसे। लेकिन इसके द्वारा ये साम्य जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों भी आपस में जुड़े होंगे, ये फिक्स है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा का स्थान इस प्रकार से हो रहा है, इनमें इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी शून्यांकी नियम के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है, आपके लिए सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, और हालांकि आप इसे पढ़ के समझ सकते हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो वही चीज़ें हैं जो मैंने समझाई हैं। ये रुद्धोष्म परत है, लेकिन इसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो ये फिर भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है दोस्तों, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, यानी ऊर्जा का संरक्षण पर यह आधारित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि पृथक सिस्टम की ऊर्जा कभी बदलती नहीं है, हमेशा उतनी ही रहती है। अर्थात ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन इसका कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। एक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक पिंड से दूसरे रूप में इसका स्थानांतरण हम कर सकते हैं। आगे आपको देखना है दोस्तों कि हर वस्तु या पदार्थ का एक इंटरनल एनर्जी होती है, जिसे हम दोस्तों आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में बदलाव उस सिस्टम में जाने वाली तथा उससे निकलने वाली सभी ऊर्जाओं का मेल होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा का संपूर्ण भाग कार्य में परिवर्तित नहीं होता, लेकिन दी गई ऊष्मा का कुछ भाग वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। यदि जैसे U इंटरनल एनर्जी है, यानी आंतरिक, W सिस्टम है, उसके द्वारा किया हुआ कार्य यानी वर्क डन है, और Q सिस्टम में संग्रहित ऊष्मा है, तब Q का मान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, Q बराबर डेल्टा U, यानी एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, W, और इस एनर्जी के द्वारा कितना कार्य किया गया, ठीक है। डेल्टा का मतलब है दोस्तों बदलाव, कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए पहले एनर्जी थी 20 जूल, बाद में हो गई 80 जूल, या फिर पहले 40 जूल, बाद में हो गई 10 जूल, तो ये बदलाव हुआ, इनका अंतर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ये रहा,
जैसे दोस्तों हीट इंजन है आपका, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर शायद मैं ऊष्मागतिकी, यहाँ है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों आपका ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों आपका ऊष्मा इंजन, यानी हीट इंजन जिसे हम कहते हैं। और यह इंजन जो है दोस्तों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है, साथ ही द्वितीय नियम भी इस पर लागू होता है। ऊष्मा इंजन दो प्रकार के होते हैं। भाप या स्टीम इंजन एक बाह्य दहन इंजन होता है, जबकि पेट्रोल इंजन जो है एक आंतरिक दहन इंजन होता है। ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं। और ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। पहला है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या है? यह ईंधन के रूप में होता है जिससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। एक होता है दोस्तों स्रोत। ईंधन की ऊष्मा स्रोत को प्राप्त होती है। एक होता है दोस्तों सिंक। यह कम ताप वाला होता है और स्रोत की ऊष्मा का कुछ ताप सिंक को मिलता है और शेष का भाग जो है दोस्तों ऊष्मा का, वो कार्य में बदल जाता है। जैसे दोस्तों ये रहा, ठीक है, तो ये आपका सिंक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने समझाया ना आपके लिए, ये कार्यकारी पदार्थ है, ये स्रोत है और ये सिंक है। अब दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कार्यकारी पदार्थ है ऊपर वाला ये आपका, ठीक है दोस्तों, और ये सिंक है और ये ऊष्मा है। सॉरी दोस्तों ये सिंक है, ठीक है, और ये कार्यकारी पदार्थ है और ये स्रोत है। पदार्थ इसमें डाला हमने, इससे एनर्जी प्राप्त हुई दोस्तों इस स्रोत को, इससे प्राप्त हुई दोस्तों सिंक को, कुछ एनर्जी प्राप्त हुई सिंक को, सिंक के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो कार्य के रूप में बदल गई। तो इस प्रकार इंजन की दक्षता का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है कार्य बटे स्रोत को दी गई ऊष्मा, यानी W बटे Q1, यानी दोस्तों Q1 माइनस Q2 बटे 1 बराबर होता है दोस्तों 1 माइनस Q2 बटे Q1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंजन की दक्षता का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर Q1 का मान कभी शून्य नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अर्थात इंजन की दक्षता 1 या 100% नहीं हो सकती। अर्थात क्योंकि दोस्तों कुछ ऊष्मा जो है दोस्तों, मान लीजिए आपने कार्य किया, आपको आपके पास थे 220 रुपये, ठीक है दोस्तों, ये छोड़िए दोस्तों, आपने 100 रुपये कमाए एक दिन में, 100 रुपये कमाए, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों क्या होगा, आपको पता है मुझे सब्जी भी ले जानी है घर पे, बच्चों के लिए भी कुछ ले जाना है, या फिर अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ ले जाना है। आपने मान लीजिए 20 रुपये का ले लिया, ठीक है दोस्तों, 20 रुपये का आपने कुछ ले लिया, आपके पास बचे 80 रुपये, ठीक है दोस्तों, 80 रुपये बचे। आपने आप पहुँचे घर पर, घर वालों ने हिसाब लिया, बेटा ये कि इस प्रकार से कैसे कैसे 80 रुपये क्यों लौटा रहे हो। आप बोलोगे सर कि पापा, या जो भी आपके फैमिली में आपकी बीवी पूछे, आपकी बहन, माँ, मम्मी पापा जो भी, कि हमारे 20 रुपये सब्जी में खर्च हो गए, कुछ सामान लिया आया, ये 80 रुपये बचे हैं, ये आप रख लीजिए, इससे आप अपना काम चला लीजिए। तो ये जो 80 रुपये बचे हैं ना दोस्तों, ये आप समझिए वर्क है, आपका किया हुआ कार्य है। मान लीजिए दोस्तों आज की टोटल कमाई जो है खर्चा होने के बाद में आपका कितना बचा है, 80 रुपये, यानी आप इसे कमाई मानकर चलिए आपकी, आज की आपकी। खर्चा तो ये हो गया, लेकिन कमाई कितनी हुई है दोस्तों आपकी, 100 में तो मान लीजिए मात्र खर्चा ही 20 रुपये हो गया, तो टोटल कमाई तो 80 रुपये हुई है, 100 रुपये हुई आपकी, ये खर्चा हो गया 20 रुपये, 80 रुपये बचे आपके पास। तो ये जो है दोस्तों एक कार्य है आपका, वही चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये रहा दोस्तों कि कार्य कभी शून्य नहीं हो सकता, Q2 कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। और यह नियम दोस्तों 3 कथनों से मिलकर बना होता है, और ये 3 कथन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। जिसमें पहला है दोस्तों क्लासियस का कथन। इनका क्या कहना है दोस्तों कि बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं कराया जा सकता। अर्थात इनका कहना था क्लासियस के अनुसार कार्य जो है वस्तु की ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित, सॉरी दोस्तों, ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ही हो जाता है, लेकिन ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह किसी स्रोत या बाह्य कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही हम कर सकते हैं।
वहीं आगे हम बात करें दोस्तों, केल्विन साहब इन्होंने कहा था दोस्तों, एक ऐसे निकाय से कार्य प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसका ताप परिवेश के ताप से कम हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास एक कोई जग है, ठीक है दोस्तों, और इसमें पानी भरा हुआ है, गर्म पानी है, चाय है, कोई दूध है, जो भी है, और ये आपका परिवेश है। अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और इसका 20 है, तो क्या ये कार्य कर पाएगा? ना भाई, टेम्परेचर बराबर हो गया तो ये वस्तु ठंडी हो गई, तो इसका टेम्परेचर बराबर, दोनों ये भी वस्तु ठंडी हो गई। परिवेश का टेम्परेचर है 20 डिग्री, इसी के बराबर इसका टेम्परेचर हो गया। अभी इससे ज़्यादा ठंडी होगी नहीं। लेकिन अगर इससे ठंडा, ये ठंडी कब होगी दोस्तों? या तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता, किसका, ये वाला आपके दूध या चाय जो भी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता तो ये कार्य होता। धीरे धीरे ये क्या है, 10% यहाँ पर रिलीज करता, ये भी 30 हो जाता, यहाँ पर 30 बचता, तब जाकर ये ठंडी होती। फिर 10 यहाँ से रिलीज होगी तो 30 इधर बचा, 30 इधर बचा, अब ये बराबर है, इससे ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। यानी यहाँ पर इसे ठंडा होने में 40 से 20 तक पहुँचने में दोस्तों 10 डिग्री टेम्परेचर जो है दोस्तों रिलीज करना होगा परिवेश के अकॉर्डिंग, तब जाकर ये ठंडी होगी। तो कार्य कब होगा? जब ताप का अंतर हो। और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे निकाय से कार्य प्राप्त नहीं किया जाए जिसका ताप परिवेश के ताप से कम हो, यानी परिवेश के ताप से ज़्यादा उस निकाय का ताप होना चाहिए। जैसे सर्दी के दिनों में सुबह सुबह गाड़ियों का स्टार्ट ना होना, क्यों दोस्तों? उस गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती? सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बजाय गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर से, तो इसलिए वो स्टार्ट नहीं होती। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए, केल्विन का प्लांक कथन। तो इन्होंने कहा था यहाँ पर दोस्तों कि ऐसे इंजन की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें सिंक ना हो। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार 0 केल्विन ताप पर किसी निकाय की अवस्था की माप या एंट्रोपी 0 होती है। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप प्रकृति में संभव नहीं है। अतः 0 अवस्था या 0 एंट्रोपी वाला निकाय भी संभव नहीं है। और प्रकृति में देखा गया सबसे न्यूनतम ताप है दोस्तों 10⁻⁻8 केल्विन, जो कि क्रायोजेनिक इंजनों में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलिए, ऊष्मागतिक प्रक्रम। तो ये 2 प्रकार का होता है आपका, एक तो चक्रीय प्रक्रम, एक अचक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है दोस्तों? जिसमें समताप, समदाब और समआयतनिक और रूदोष्म, ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं। और अचक्र प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसकी आंतरिक ऊर्जा नियत हो, जिसका ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण ही ना हो। जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों समतापीय प्रक्रम, जिसका ताप जो है दोस्तों 0 के बराबर हो। तो समतापी जो प्रक्रम होता है दोस्तों, इसमें क्वथनांक पर द्रव का उबलना। क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक पर किसी द्रव का, मान लीजिए दोस्तों जल है, पानी है आपके पास, उसका क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलेगा। तो ये उबलना क्या कहलाता है दोस्तों? समतापी प्रक्रम। गलनांक का ठोस पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। हिमांक पर द्रव का जमना, ये भी समतापी प्रक्रम के एग्जाम्पल है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम के एग्जाम्पल ये तीनों। वहीं आगे हम बात करें दोस्तों समदाबी प्रक्रम, यानी दाब जो है बराबर होगा 0 डिग्री 0 के, यानी किसी गैस से भरे पात्र में लगा हुआ पिस्टन गैस को गर्म करने पर ऊपर उठना, ये किसका है? समदाबी प्रक्रम का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दोस्तों सम आयतनिक प्रक्रम, जिसमें आयतन 0 के बराबर होता है, यानी किसी ठोस कक्ष में भरा द्रव जो होता है दोस्तों सम आयतनिक का एग्जाम्पल है। चौथा है दोस्तों रूदोष्म प्रक्रम, यानी ऊष्मा जो है, ऊष्मा का जो अंतर है वो 0 के बराबर है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है सिलेंडर, थर्मस, साइकिल का ट्यूब। साइकिल के ट्यूब के फट जाने पर निकली हवा ठंडी इसलिए महसूस होती है क्योंकि निकली हुई हवा की कुछ ऊष्मा वातावरण के विरुद्ध कार्य करने चली जाती है। तो ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों, ऊष्मागतिकी का। एक ही वीडियो मैंने बनाया तो कंप्लीट टॉपिक आपके लिए समझा दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है।
धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल, हर ग्रुप में शेयर जरूर करें। और चैनल को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।